Hello students, this is Aarti from Sukla Coaching Classes. I am going to explain the chapter NCERT Class 9th History Lesson 1 The French Revolution. We are going to study from this chapter. So in French Revolution, you will read a small part of the history. It led to end of monarchy in France. How this revolution gave new system of government. The declaration of the right of the man, the idea that all individuals had rights, could claim equality. Now let's start the lesson. On the morning of 14th July 1789, the city of Paris was a state of alarm. Alarm in the sense होता है कि siren बजना. The king had commanded troops to move into the city. Rumors spread that he would soon order the army to open fire upon the citizens. Some 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a people's militia. They broke into a number of government buildings in search of arms. Arms माने होता है औजार अस्त्र शस्त्र. तो 14 जुलाई 1789 को पेरिस सिटी कहाँ है? फ्रांस में है. ठीक है ना. कहाँ वहाँ पे पेरिस सिटी में ये सायरन बजा, अलार्म बजा. क्या अलार्म बजा कि किंग ने कमांड दिया, आदेश दिया है अपने ट्रुप्स को कि आप सिटी के अंदर जाइए. और ये रूमर्स फैल गई, मतलब स्प्रेड फैल गई. क्या फैल गई कि ये ऑर्डर दिया गया है कि सून ही वो मतलब कि फायर करे, ओपन फायर करे. किस पे ओपन फायर करे? जो वहाँ की आम जनता जनार्दन है, नागरिक हैं, उन पे फायर करे. ऐसा राजा ने आदेश दिया है अपनी सेना को. इस तरीके का ही र्यूमर फैला. जब ये र्यूमर फैला ना, अफवाह फैली, तो लगभग 7,000 मैन और वेमेन वो सब इकट्ठा हुए, गैदर्ड हुए. कहाँ पर? एक टाउन हॉल में. और उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो भी मतलब कि लोग मिलिटिया के पीपल हैं, ठीक है ना, उन्होंने वो सब कहाँ घुस गए? नंबर ऑफ अ गवर्नमेंट बिल्डिंग, वो सब घुस गए. जितने भी सरकारी ऑफिस थे वहाँ पे घुस गए. क्यों घुस गए? किसकी सर्च में? सर्च ऑफ आर्म्स, मतलब अस्त्र शस्त्र औजार के. उनको लगा कि भाई इनके हाथ में जो राजा के सैनिक हैं, इनके पास तो भाई औजार होगा, हमारे पास तो औजार भी नहीं है. तो हम अपने आप को सेव करने के लिए हमें कुछ ना तो कुछ करना पड़ेगा ना. तो इसलिए ये औजारों की खोज में, अस्त्र शस्त्र की खोज में ये सरकारी बिल्डिंग्स में घुसने लगे. फाइनली a group of several hundreds people marched towards the eastern part of the city and stormed the fortress prison, the Bastille, where they hoped a final hoarded ammunition. In the armed fight that followed, the commander of the Bastille was killed and the prisoner released, though there were only 7 of them. Yet the Bastille was hated by all because it stood for the despotic power of the king. The fortress was demolished and its stone fragment were sold in the markets to all those who wished to keep a savior of its destruction. आखिर में क्या हुआ कि हज़ारों की तादाद में जो लोग थे वो मार्च माने होता है जब जत्थे में लोग एकदम झुंड में निकलते हैं, वो सब कहाँ चले गए? ईस्टर्न पार्ट की तरफ, मतलब कि जो पूर्वी हिस्सा था, जो सिटी का जो ईस्टर्न पार्ट था, पूर्व वाला हिस्सा था, उधर चले गए. और वहाँ पे इन्होंने क्या किया? ये सब के सब जो है क्या कहते हैं, उसके अंदर घुस गए. किसके अंदर? बास्टिल. वहाँ पे बास्टिल एक किला था, ठीक है ना. वहाँ पर इन्होंने ये इस होप में उसके अंदर घुस गए कि इन्हें लगा कि वहाँ पे होर्डेड एमिनिशन है. होर्डेड एमिनिशन मतलब कि गोला बारूद है, ठीक है ना. तो जब ये जो गोला बारूद जैसे जितने भी सामान होते हैं, इन्हें एमिनिशन बोलते हैं, विस्फोटक सामान जो होते हैं, ठीक है. एंड जो और इन्होंने क्या मतलब कि इनको आर्म्ड चाहिए थे. आर्म मतलब कि बंदूक, गोलियां, ये सब चाहिए थी फाइट करने के लिए, ठीक है ना. तो इन्होंने क्या किया? जो वहाँ पे कमांडर था बास्टिल में, भाई देखिए वहाँ पे हर जगह गार्ड रहता है ना, तो वो जो बास्टिल हाउस था वो गवर्नमेंट का था, ठीक है. वहाँ पे कमांडर था और उस कमांडर को उन्होंने क्या किया? मार दिया, किल्ड कर दिया.
और वहाँ पे उस समय जितने प्रिजनर थे, जितने कैदी थे, उन्हें रिलीज कर दिया, मतलब छुड़ा दिया। और लगभग कितने कैदी थे, 7 प्रिजनर थे वहाँ पे उस समय, उनको सबको इन्होंने छुड़ा लिया। जो बास्टिल था, अब उन उससे जो है ना, मतलब कि इन लोग को सबसे हेट होने लगी थी। मतलब गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिसेस या किले दुर्ग जो भी थे, उन सबसे ये क्या करने, हेट करने लगे थे। क्यों हेट कर रहे थे? क्योंकि ये सब जो है क्या कहते हैं, राजा की जो डेस्पोटिक पावर थी। डेस्पोटिक माने होता है कि राजा सिर्फ अपने बारे में सोचता था, निरंकुश था, उसको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं थी। राजा अपनी डेस्पोटिक पावर का उनको लगता था कि यूज़ करता है, ये सिर्फ अपने ही लिए जीता है, इसे हम जनता जनार्दन से कोई मतलब नहीं है। तो जो वहाँ की जनता थी ना, वो लोग राजा से, उसके डेस्पोटिक पावर से नफरत करने लगे थे। और क्या हुआ कि उन्होंने फोर्ट्रेस वॉज डेमोलिश, वहाँ का मतलब कि जो किला था उसको पूरा डेमोलिश कर दिया, पूरा एकदम चकनाचूर कर दिया। और वहाँ के जो स्टोन फ्रेगमेंट थे उनको उठा करके इन्होंने सोल्ड कर दिया। कहाँ पर? मार्केट में। जैसे होता नहीं कहीं पे, अब जैसे आप जब म्यूज़ियम जाते होंगे तो म्यूज़ियम, साइंस म्यूज़ियम अलग होता है, या फिर जैसे अगर आप लखनऊ जाते होंगे या जयपुर गए होंगे, तो हर जगह आपको एक म्यूज़ियम मिलता है कि हमारे टाइम के जो राजा हुआ करते थे वो किस तरीके के औजारों का यूज़ करते थे, किस तरीके के बर्तन में पानी पीते थे, ठीक है ना, और उनके औजार कैसे होते थे, उनकी तलवार कितनी बड़ी होती थी। तो इस टाइप की चीज़ें आपको म्यूज़ियम में देखने को मिलती है। तो सेम थिंग हैड हैपन ऑन दैट टाइम कि जो मार्केट में जो सामान सोल्ड किया गया, भाई बास्टिल के किले जब इन्होंने तोड़ा तो उसमें जो भी रफ सामान निकला था उसको इन्होंने क्या किया, बेच दिया। अब जब उसको बेचा गया ना, तो जिनकी इच्छा थी कि नहीं हम इसको एज अ धरोहर रखें, तो इन्होंने क्या किया, उस डिस्ट्रक्शन को, टूटे फूटे हुए सामान को, जो भी थोड़ी भी ठीक ठाक कंडीशन में थी, उनको इन्होंने रख लिया। नेक्स्ट है द डे दैट फॉलोड सॉ मोर राइटिंग बोथ इन पेरिस एंड द कंट्री साइड। मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द high price of bread. Much later, when historians looked back upon this time, they saw it as the beginning of a chain of events that ultimately led to the execution of the king. France, though most people at the time did not anticipate in this outcome, how and why did this happen? अब ये जो डे था, ठीक है ना, जिस दिन मतलब कि ये रॉइटिंग मतलब कि दंगे प्रसाद देखने को मिले, कहाँ पर? पेरिस में और कंट्री साइड में, ठीक है ना। जब जिस दिन ये दंगे प्रसाद देखने को मिले पेरिस और कंट्री साइड में, तो वहाँ पे लोग क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रोटेस्ट मतलब नारे लगा रहे थे, किसके विरोध में? वहाँ पे वो लोग नारे लगा रहे थे हाई प्राइस ऑफ ब्रेड, की रोटियों के जो दाम है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और बहुत दिन से बढ़े हुए हैं। तो जो हिस्टोरियन थे उन्होंने क्या देखा, वो जब मतलब कि लुक पास्ट, जब वो पीछे की तरफ देखते हैं, जो हिस्टोरियन इतिहासकार हैं, तो उनका ये मानना है, वो कह रहे थे, उन्होंने क्या देखा कि जो बिगनिंग ऑफ अ चैन ऑफ इवेंट है, ये जो मतलब कि ये चैन है, ये जो मतलब विरोध की चैन है, ये चलती ही चली आ रही है। क्यों? इनका मानना था जो घटनाक्रम है ना, ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा है इनकी, जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया, फ्रांस के सम्राट को, देखिए, लेड टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग इन फ्रांस, इन्होंने फ्रांस के राजा को फांसी दे दी। और जिसका नतीजा क्या हुआ कि उस समय जो ज़्यादातर जो लोग थे, मोस्ट ऑफ द जो पीपल थे ना, उन्होंने ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं की थी कि हाँ मतलब कि इतना ज़्यादा हमारे देश में, हमारे शहर में भूखमरी हो गई, लोग भूख से मर रहे हैं, और राजा तो वो अपनी शानो शौकत में जी रहा है। तो देश की जनता के अंदर इतना क्रोध आ गया था ना, तो इसकी वजह से उन्होंने क्या किया कि वहाँ के राजा को फांसी दे दी, और जिसका अधिकांश लोगों ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, होप भी नहीं किया था। तो ये तो छोटा सा परफॉर्मर था विच यू हैव रीड फ्रॉम दिस चैप्टर। लेकिन व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी, तो पूरी जो आपका चैप्टर है ना वो इसी पे बेस्ड है कि क्यों जनता क्रोधित हो गई, क्यों उन्होंने जो है, क्यों उनका जो एंगर था रोज हुआ, वाई देयर एंगर रोज एंड वाई दे एग्जीक्यूटेड टू किंग, किस तरीके से, हाउ दे एंड द मोनार्की, इन्होंने किस तरीके से मोनार्की का अंत किया। तो दिस ऑल द थिंग यू आर गोइंग टू रीड फ्रॉम दिस चैप्टर। ये देखिए यहाँ पर ये बास्टिल का किला है, ये इन्होंने पिक्चर्स के थ्रू दे ट्राई टू गेट अस अंडरस्टैंड कि किस तरीके इससे इन्होंने बास्टिल के किले को क्या किया है, एक्सप्लोड कर दिया है, इसको इन्होंने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। आवर फर्स्ट हेडिंग इज
Our first heading is French society during the late 18th century. कि 18वीं शताब्दी के अंत में, देखिए जब हम 18 सेंचुरी की बात कर रहे हैं तो इट मीन्स कि 1701 से, देखिए एक सेंचुरी जो होती है ना वो पूरी 100 ईयर की होती है, ठीक। जैसे एक डिकेड में 10 ईयर होते हैं वैसे एक सेंचुरी में 100 ईयर होते हैं। अब 1701, 1702, 1703, ठीक है ना, ऐसे आप करते करते 1799 और उसके बाद क्या आ जाएगा आपको 1800। तो ये जो 1701 से 1800 तक का जो पीरियड है, ये जो 100 साल का पीरियड है, 100 ईयर टाइम है, दिस इज कॉल्ड 18 सेंचुरी, 18वीं शताब्दी कहलाएगा। लाइक राइट नाउ वी आर लिविंग इन 22 सेंचुरी, लाइक 21 अभी हमारा क्या चल रहा है, 21, 25, ठीक है ना। अब ये 21 जो है ये 2001 से स्टार्ट हो करके, सॉरी अभी हम रह रहे हैं 22, 25, ठीक है ना, यानी हम 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं। तो ये 2001 से स्टार्ट होकर के कहाँ तक जाएगा, 2099, ठीक है ना। और 2099 के बाद आपका क्या आ जाएगा, तो 2099 के बाद आपका 2100 आ जाएगा, 2100 आ जाएगा, ठीक। अब 2100 आ जाएगा तो यानी हम कौन सी सेंचुरी में रह रहे हैं, वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी। फिर 21st सेंचुरी के बाद फिर आपका 2101, 2102 इस तरीके से स्टार्ट होता है, फिर वो आपकी 22 सेंचुरी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन आर दिस फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी की, जब 18वीं शताब्दी का आखिर समय चल रहा था, उस समय की बात कर रहे हैं कि in 1774, Louis XVI of the Bourbon family of king ascended the throne. France. He was 20-year-old and married to the Austrian princess Mary Antoinette. Upon his accession, the new king found an empty treasure. Long years of war had drained the financial resources of France. Added to this was the cost of maintaining an extravagant court as the immense palace of Versailles. Under Louis XVI, France helped the 13 American colonies to gain their independence from the common enemies. Britain, the war added more than $1 billion livres to a debt that had already risen to more than 10 billion livres. Lenders who gave the state credit now begin to charge 10% interest on loan. So, the French government was obliged to spend an increasing percentage of its budget and interest payment alone to meet its regular expenses such as the cost of maintaining army, court, running government offices or universities. The state was forced to increase taxes. Yet even this measure would not have sufficed. French society in the 18th century was divided into three states and only member of the third state paid tax. सी 1774 में जो लुई 16 था वो बर्बन फैमिली से था और वो फ्रांस का राजा बना, ठीक है ना। उसने जो है क्या कहते हैं, उसने फ्रांस की राजगद्दी की संभाली और उस समय उसकी जो एज थी वो महज 20 ईयर का था और उसकी शादी किससे हुई थी, ऑस्ट्रिया, ये ऑस्ट्रियन की जो प्रिंसेस थी, राजकुमारी थी, मैरी एंटिनो, किससे हुई थी उसकी शादी, मैरी एंटोनिएट से हुई थी। और जब उसको राजगद्दी दी गई थी ना, जब वो राजा बना था, तो उस समय जो वहाँ का जो राजकोष था, ठीक है, खजाना था, वो पूरी तरीके से क्या था, खाली था। क्यों खाली हो गया, क्योंकि काफ़ी समय तक जो है वॉर हैड ड्रेन फाइनेंशियल, मतलब जो एक लंबा वॉर चला था, तो उस वॉर की वजह से क्या हुआ कि वहाँ का खजाना खाली हो गया। देखिए वॉर ना कभी भी अच्छा नहीं होता है। वॉर जब भी होता है तो आपको सोशल लॉस देता है, इकोनॉमिकल लॉस देता है, पॉलिटिकल लॉस देता है, आपको पूरी तरीके से आपको क्या करता है, खाली कर देता है, आपका मेंटल लॉस भी कर देता है, आपकी फैमिली लॉस कर देता है। भाई देखिए जिस फैमिली से लोग वॉर पे जाएंगे, फाइट करने जाएंगे, युद्ध पे जाएंगे, तो उससे क्या होगा, अब ज़रूरी तो नहीं है, अब देखिए उनके वो बच के आते हैं नहीं आते हैं, दैट्स डिपेंड अपॉन देयर लक। अब उनकी किस्मत की बात है, वो जीत गए तो आगे, वरना कितने लोग देखिए वॉर में जाते हैं और वो शहीद हो जाते हैं, दे मर्टायर ऑन दैट पर्टिकुलर वॉर। तो वॉर कभी भी अच्छा नहीं होता है, वॉर से सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, हमारी हानि ही होती है।
वी लॉस और एवरीथिंग। अब क्या होता है कि जो है मतलब कि जो इतना लॉन्ग टाइम तक वॉर चला था ना, तो उसकी वजह से क्या हुआ, फ्रांस का जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज था वो पूरी तरीके से ड्रेन्ड हो गया, सूख गया। अब इसको इन्होंने क्या किया, इस कॉस्ट को मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा वैगन कोर्ट एट द इमेंस पैलेस। अब उनके ऊपर एक तो पहले से ही इतना ज़्यादा मतलब प्रेशर था, उनका वर्साली का जो इतना बड़ा महल था उसको मेंटेन करना पड़ता था। तो लुई 16 ने क्या किया है, हेल्प द 13 अमेरिका। अच्छा, हुआ क्या कि क्यों इनका वो खाली हो गया था, तो अमेरिका में आपको फॉर एग्जांपल आपको मतलब बता दें फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि जब यूरोप में ना, जब कोलंबस ने 1492 में अमेरिका की खोज की थी, तो पूरा अमेरिका खोजा गया था, ठीक है ना, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक। वो अब आज अमेरिका जो डिवाइड हो गया है, नॉर्थ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका, ठीक है ना, कैरिबियन सी, पहले ऐसा नहीं था। पहला पूरा अमेरिका ही जो खोजा गया था, पूरा एक ही अमेरिका के नाम से जाना जाता था, ऊपर से लेके नीचे तक। फिर क्या हुआ कि उस जब स्पेन आए, ठीक है ना, पोर्तुगीज़ आए, फ्रांस आए, ब्रिटेन आए, इन सब लोगों ने ना अपने अपने अमेरिका में कॉलोनीज बना ली। जैसे इंडिया में आपने अभी 8th में आप पढ़ के आए होंगे कि किस तरीके से मॉडर्न इंडिया के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स आए। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, ठीक है ना, फिर ब्रिटिशर्स आए, फिर उसके बाद डचेस आए थे, फिर ब्रिटिशर्स आए थे, फिर फ्रांस आए थे। तो ब्रिटिशर्स ना हमेशा सबके ऊपर भारी पड़े। इसी तरीके से जिस तरीके से इन्होंने इंडिया में अपनी कॉलोनी बनाई, सेम कॉलोनी ये हर हर कॉन्टिनेंट में, हर कंट्री में जा करके अपनी कॉलोनीज बनाते थे, और अपने मतलब का एक पर्टिकुलर एरिया उसको इन्होंने क्या करते थे, एक्वायर कर लेते थे, और वहाँ की लैंड का ये यूज़ करके जो भी वहाँ से कल्टीवेशन और प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग जो भी करते थे, या तो ये रॉ मटेरियल वहाँ से लेके अपने कंट्री को भेजते थे, या वहाँ पर ये क्या करते थे, अपनी फैक्ट्री डाल देते थे, और उस फैक्ट्री में ये जो भी अपना प्रोडक्शन करते थे, ये एक मतलब फिनिश गुड अपने कंट्री में बेचते थे, ताकि ये इनके यहाँ के लोगों का जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो क्या हो सके, अपने यहाँ के लोगों के लाइफ स्टैंडर्ड को अपलिफ्ट करते थे, अपनी सोसाइटी को अपलिफ्ट करते थे, कि इनका समाज बढ़ चढ़ जाए, उनका लाइफ स्टैंडर्ड अच्छा हो जाए, ये सारी चीज़ें। तो इसी तरीके से फ्रांस ने अमेरिका में टोटल अपनी 13 कॉलोनीज बनाई हुई थी। तो अच्छा, ये कंट्रीज़ क्या करते थे ना, ब्रिटेन और जैसे फ्रांस है या स्पेन है, ये सब क्या करते हैं, अपनी कॉलोनी तो आपने बनाई बनाई है, प्लस क्या करते थे, दूसरे कहते नहीं, जैसे दूसरे की थाली में हमेशा घी ज़्यादा नज़र आता है, वही ये लोग भी करते थे। ये लोग क्या करते थे, दूसरे अपनी तो कॉलोनी बनाए रहते थे, प्लस दूसरे की कॉलोनी को भी हड़पने में लगे हुए रहते थे। तो ब्रिटेन यही कर रहा था। ब्रिटेन ने क्या किया, धीरे धीरे ना फ्रांस की कॉलोनीज़ को हड़प लिया। अब वही फ्रांस ने भी तो इतनी मेहनत करके कॉलोनी बनाई है, तुमने जो अपना प्लेस एक्वायर किया है, तुम उस प्लेस पे रह के खुश रहो, लेकिन ये कभी खुश ही नहीं रहते थे। इन्होंने फ्रांस की कॉलोनी को हड़पना शुरू कर दिया। तो फ्रांस ने अपनी उन कॉलोनीज़ को बचाने के लिए, अमेरिका में जो फ्रांस की वो कॉलोनीज़ थी, उन कॉलोनीज़ को बचाने के लिए अमेरिका ने क्या किया, फाइट किया। अब लेकिन तब भी बेचारा फ्रांस जीत नहीं पाया। अब क्या हुआ, वो युद्ध करने के चक्कर में एक तो फ्रांस के हाथ से उसकी कॉलोनी भी चली गई, प्लस उनका जो फ्रांस का जो उसका राज्य था फ्रांस में, वो भी धीरे धीरे क्या हुआ, मतलब कि डाउन कर गया, डिक्लाइन कर गया, फाइनेंशियली वो पूरी तरीके से लॉस कर गया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो अमेरिका कॉलोनीज हैं, टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी, मतलब कि जो ब्रिटेन है ना, ये यूजुअली सबका एनिमी रहा है। इसने सब जगह जाके सिर्फ झपट्टा ही मारा है, छीना झपटा ही है। अब क्या है कि इन्होंने क्या किया, जब मतलब कि हार गए, तो इनके ऊपर ना बहुत सारा जो है कर्ज आ गया। इनके ऊपर जो है 10 अरब लिब्रे का कर्ज तो पहले से था, और फिर उसके बाद जो है इन्होंने 2 मिलियन अरब लिब्रे का कर्ज और ज़्यादा ले लिया। हुआ क्या, जो वहाँ के जो मनी लैंडर थे, ठीक है ना, जो हम हर कंट्री में, हर शहर में मनी लैंडर होते हैं जो कर्ज देते हैं, उनसे कर्ज लिया, तो वो 10% के ब्याज पे इन्होंने कर्ज दिया। अब जो फ्रांस था, उनका जो है क्या कहते हैं भाई, इतना ज़्यादा परसेंट इंक्रीज़ हो गया था, और उनका उनका जो बजट था, ठीक है ना, इंटरेस्ट पेमेंट ऑन लोन, वो पूरी तरीके से उसको वो मैनेज ही नहीं कर पा रहे थे। और इनके जो रोज़मर्रा के जो खर्चे थे, जैसे कि भाई इनको अपनी आर्मी को मेंटेन करना पड़ता था। भाई आपके अंडर में जो 2-4 लोग हैं, जो भी आपने 12, 15, 20 लोग रखे हैं, उस समय तो राजा महाराजा के टाइम पे कितने सारे लोग होते थे, तो उनको सबको आपका कमाई हो चाहे ना हो, लेकिन आपको तो सैलरी देनी पड़ेगी ना, खर्चा वर्चा देना पड़ेगा ना। तो उसी तरीके से ही अपनी आर्मी को मेंटेन करने के लिए, कोर्ट को मेंटेन करने के लिए, ठीक है ना,
और क्या, रनिंग गवर्नमेंट मतलब जो उनके जो ऑफिसेस होते थे, जो भी इन्होंने ऑफिसेस बना रखे थे उनको चलाने के लिए, यूनिवर्सिटीज़ को चलाने के लिए बहुत बहुत सारे जो है खर्चे थे, वो खर्चे वो कैसे पूरे करें। अब इसके लिए इन्होंने क्या किया ना, स्टेट पे फोर्स किया, फोर्स मतलब दबाव डाला। किस बात पर दबाव डाला कि भाई टैक्स बढ़ा दो। अब टैक्स देखिए कौन देता है, ये जो था कि इवन दिस मेजर वुड नॉट हैव सफिशिएंट। अब ये सफिशिएंट नहीं था, यहाँ पे सफिशिएंट होगा। एक तो राजा की खुद की अपनी कोई कमाई नहीं है, ठीक है ना, वो पूरी तरीके से जनता पे निर्भर है कि जो जनता कल्टीवेट करेगी, और वो ज़्यादातर ये लोग लैंड पे ही डिपेंड होते थे, जो कल्टीवेट करेगी उसी का ही कुछ हिस्सा वो सरकार को टैक्स देगी। अब जब टैक्स की आप दर को बढ़ा दोगे तो आप एक जनता जो नॉर्मल जो किसान है वो अपनी जो खेती बाड़ी कर रहे हैं उसे कितना पैदा कर लेंगे भाई। कभी कभी फसल बहुत अच्छी हो रही है, कभी फसल ठीक ठाक हो रही है, कभी हो ही नहीं रही है। अब वो आपको कहाँ से कमा के दे देंगे, कहाँ से आपको कल्टीवेट करके दे देंगे। और जो इकोनॉमिक था, फाइनेंशियली एक ही सोर्स ऑफ इनकम होता था फसल, क्रॉप्स। तो उनके ऊपर जब बढ़ने लगा खर्चा बर्चा तो उस चीज़ को मैनेज ही नहीं कर पा रहे थे। अब जो फ्रेंच सोसाइटी है 18th सेंचुरी में क्या हुआ, उस समय क्या था ना कि जो हमारी फ्रांस सोसाइटी थी वो 3 भागों में डिवाइडेड थी। मतलब कि एक तरीके से हायरार्की सिस्टम चलता था। हायरार्की मतलब होता है कोई चीज़ क्रम में चलना। अब तीन तीन उसमें कैसे विभाजित थी, देखिए, फर्स्ट स्टेट, ठीक है ना, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में क्या होता था, राजा होता था, ठीक है ना। राजा ने क्या किया था, अपने अंडर कई सारे नॉबल्स जो है, मतलब कि एक राजा है, उसका बहुत बहुत बड़ा साम्राज्य, आप मतलब जितना बड़ा इमेजिन कर सकते हो उससे भी बड़ा। अब क्या हुआ, उस राजा ने अपने अंदर कई सारे नॉबल्स जो है क्या कहते कर दिए। उन नॉबल्स का काम होता था, उनको लैंड दे दिया, बड़ी बड़ी लैंड दे दिया। उनसे कहा कि भाई आप इन पे जो है क्या कहते हैं कल्टीवेशन करवाओ, इनसे इन लैंड्स के थ्रू आप प्रोडक्शन करो, और फिर जो भी इनकम आती जो भी है आप इसके बदले में मुझे क्या दोगे, इसके बदले में आप मुझे टैक्स दोगे, मतलब जो है वेल्थ दोगे, और मुझे प्रोटेक्शन दोगे। प्रोटेक्शन मतलब कि जैसे मुझे कमांडर्स, आर्मी, जब भी मैं युद्ध के लिए जाऊंगा दूसरे देश को जीतने के लिए, क्योंकि पहले तो यही होता था ना कि राजा महाराजा एक दूसरे देश को जाते थे, युद्ध करते, जीते थे, फिर उसको एक्वायर कर लेते थे, अपने अधीन ले लेते थे, अपने अंडर में ले लेते थे। तो इन्होंने नॉबल्टी सिस्टम बना दिया, ठीक है। अब इन नॉबल्स ने क्या किया, इन नॉबल्स ने भी अपने अंदर कई सारे नाइट्स बना दिए। इन्होंने जागीरदारों को, इनको जो बड़ी बड़ी ज़मीन मिली थी ना, इन्होंने अपने जागीरदारों को ज़मीन दे दी। अच्छा, जो राजा होते, नॉबल्स होते, ज़्यादातर ये राजा के क्लोज, इनके नाते रिश्तेदार यही होते थे। अब इन नॉबल्स ने क्या किया, नाइट्स को दे दिया। अब नाइट्स ने भी अपने अंदर क्या किया, पीजेंट्स रख लिए, ठीक है ना, और जो है किसान रख लिए, फार्मर्स रख लिए। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये 3 स्टेट में डिवाइड हो गया। अब ये जो नीचे के लोग हैं, ठीक है ना, जो थर्ड स्टेट के लोग हैं, ठीक है, ये जो है ये जो भी काम करते थे, सारा टैक्स का प्रेशर इनके ऊपर पड़ता था। ना तो इनको टैक्स देना है और ना तो इनको टैक्स देना है। ये टैक्स देते थे इनको और फिर ये टैक्स इनको देते थे। इनके बदले में मतलब राजा ने लोगों को ज़मीन दे रखी थी, और जो है ज़मीन इन्होंने जो है ये ज़मीन है इन लोगों को दे रखी थी काम करने के लिए, मतलब और भी कई सारे छोटे 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 टुकड़े करके इन लोग को दे दिया। अब नाइट्स का काम होता था इन ज़मीनों पे फार्मर्स के थ्रू फार्मिंग करवाना, और फिर जो भी आना इन लोग को देना, ठीक है ना। तो इनके बदले में नॉबल्स जो है राजा को इनके बदले में इन्हीं से ही लेता था। आर्मी की आपको सारा सबको देना है, राजा को देना है। तो जो भी था, पूरी इकनॉमी थी ना वो लैंड बेस्ड थी। जैसे आज की इकनॉमी पूरी तरीके से डिफरेंट है, एक टेक्नोलॉजिकल, आप एक टेक्नोलॉजी वाली वर्ल्ड में जी रहे हैं, पहले ऐसा कुछ नहीं था। अब देखिए थर्ड स्टेट में कौन कौन से, देखिए बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए, ठीक, मर्चेंट हो गए, कोर्ट ऑफिसर्स, लॉयर, पढ़े लिखे लोग भी होते थे, कुछ बहुत बहुत पैसे वाले होते थे, कुछ ठीक ठाक पैसे वाले होते थे। पीजेंट्स मतलब जो किसान होते हैं, खेतिहर मजदूर होते हैं, ठीक है ना। आर्टिसन जो हथकरघा, जो हाथों से चीज़ सामान बुनते उनते बनाते हैं, करते हैं। और स्मॉल पीजेंट्स या मतलब कि और जो छोटे किसान जिनके अपने पास खुद की लैंड भी नहीं होती, इनके पास तो चलो छोटी मोटी लैंड वैंड भी रहती है, और जो नीचे आते हैं ये तो और ही ज़्यादा बेचारे गरीब हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, ये पूरी तरीके से लैंडलेस हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये जो है ये वर्ग है इन्हीं लोग के अंडर में काम करता है, ठीक है। और जो इनको पैसा मिलता है ये इनके अंडर में काम करता है, जो इनको पैसा मिलता है उसी पैसे को ये टैक्स में भर देते हैं। नेक्स्ट आपका है कि द सोसाइटी ऑफ स्टेट वॉज पार्ट ऑफ
वॉज पार्ट ऑफ द फेडरल सिस्टम। देखिए अभी मैंने जो आपको बताया था ना, ये फेडरल सिस्टम था, सामंतवाद। ये अभी जो मैंने 3 स्टेट आपको एक्सप्लेन किए हैं, ये देखिए ये जो 3 स्टेट मैंने आपको ये जो एक्सप्लेन किए ना, यही फेडरल सिस्टम है कि ये पूरी हायरार्की को फॉलो करते हैं। तो ये जो सिस्टम था ये कैसा था, फेडरल सिस्टम सोसाइटी था। वॉज ऑर्गेनाइज्ड, देखिए पीजेंट मेड अप अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन। अब ये इनकी रुकिए ये शायद ऊपर चला गया, हाँ, ये द सोसाइटी ऑफ स्टेट वॉज पार्ट ऑफ द फेडरल सिस्टम। ये जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ये आपका फेडरल सिस्टम है जिसको बोलते हैं सामंतवाद। कि राजा के अंदर नोबल, नोबल के अंदर नाइट्स होंगे, और फिर उसी में जो है कई सारे क्लासेस डिवाइड होंगे, और वो जो थर्ड क्लास है, चाहे जितने भी क्लासेस में डिवाइड हो, उसी थर्ड क्लास को ही टैक्स पेड करना है। और ये मिडिल एज से चला आ रहा था, ठीक है ना। ये मिडिल एज को ब्रोक किया। एक्चुअली होता क्या था ना, उस टाइम पे जो मिडिल एज था, जो मतलब कि पॉलिटिक्स और रिलीजन, ये दोनों मिलके ही राज्य चला रहे थे। राजा का अपना कोई भी वो नहीं होता था, उनके अपने कोई भी थॉट्स नहीं होते थे। वो पूरी तरीके से रिलीजन पे, पॉप्स पे डिपेंड होते थे। जो धर्म उनको सलाह देता था, जो उनको पॉप, जो धार्मिक गुरु होते थे, सलाह देते थे, वो वही करते थे, ठीक है ना। वो अपने खुद से ओन डिसीजन नहीं ले सकते। तो एक तरीके से नाम के वो राजा थे, लेकिन देश चला कौन रहा था, भाई वहाँ के गुरु लोग चला रहे थे, धार्मिक गुरु चला रहे थे। द ओल्ड रेजिम इज़ यूजली यूज टू डिस्क्राइब, अब ये जो मतलब कि उनका जो पुराना साम्राज्य था, वो पूरी तरीके से डिस्क्राइब था सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर 1789। ये सारी चीज़ें ना सिर्फ 1789 के पहले तक ही चली हैं। जैसे फिगर शो में अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि देखिए किस तरीके से वहाँ की सोसाइटी ऑर्गेनाइज थी, पूरा जो एक हायरार्की सिस्टम फॉलो हो रहा था। जो पीजेंट्स हैं वो लगभग 90% पॉपुलेशन है, ठीक है ना। यहाँ तक कि ओनली जो स्मॉल नंबर ऑफ देम ओन लैंड दे कल्टिवेट, कुछ लोग हैं जिनके पास अपनी ओन लैंड है, ठीक है ना, ओन द लैंड। ये क्या करते थे, ओन लैंड, उनकी अपनी खुद की लैंड होती थी, उस पर ये कल्टिवेशन करते थे। और लगभग 60% ऑफ द लैंड जो होती थी वॉज ओन्ड बाई नोबल। देखिए 60% लैंड किसकी हो गई, नोबल्स की हो गई। मैंने बताया ना कि राजा क्या करते थे, राजा अपना एक लैंड का बहुत बहुत बड़ा बड़ा हिस्सा नोबल्स को दे देते थे, और फिर नोबल्स उस लैंड के हिस्से को किसको दे देते थे, नाइट्स को दे देते थे, जागीरदार को, ठीक है। और फिर जो है अब देखिए जैसे द चर्च द अदर रिचर मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट। अब देखिए चर्च हो गए, और जो थर्ड स्टेट के और भी जो दूसरे अमीर लोग होते थे, ये क्या करते थे, द मेंबर ऑफ द फर्स्ट 2 स्टेट दैट, जो पहले जो ऊपर के 2 स्टेट हैं, ठीक है ना, ये क्या करते थे, क्लर्जी एंड द नोटेबल एंड द नोबिलिटी एंजॉयड सर्टेन प्रिविलेज बाय द बर्थ। ये जो क्लर्जी होते थे, ठीक है ना, ये जो राजा महाराजा से होते थे, ये मतलब कि ये एंजॉय करते थे, इनको प्रिविलेज होती थी कि ये मतलब कि राजशाही को ये एंजॉय करें। ये पूरी एकदम हाई फाई एकदम मस्त लाइफ जीते थे, इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता था कि भाई आपको कमाना है, राजा को देना है, कमा के नहीं दोगे तो हमारा देश, हमारा राज्य कैसे चलेगा, वहाँ की गरीबी कैसे मिटेगी। नहीं, इन्हें कुछ नहीं करना था, इन्हें सिर्फ अपनी लाइफ मस्त एंजॉय चिल करनी थी। अब क्या था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दिस वॉज, ये एग्जम्पशन था कि फ्रॉम पेइंग टैक्स टू द स्टेट, ठीक है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दीज वॉज, इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये था, एग्जम्पशन था कि इन्हें जो है टैक्स पे करना है। और जो नोबल है फर्दर एंजॉयड फेडरल सिस्टम को एंजॉय कौन कर रहा था, नोबल कर रहे थे, ठीक है ना। फेडरल सिस्टम को कौन एंजॉय कर रहे थे, नोबल कर रहे थे, ऊपर के लोग कर रहे थे। और दीज इंक्लूड फेडरल ड्यूज, ठीक है ना, इनमें फेडरल ड्यूज इंक्लूड होते थे, which they extract from the peasants were obliged to render service to the lord। देखिए ये सारा भार किसके ऊपर आ रहा था, पीजेंट के ऊपर। पीजेंट जो है क्या करते थे, वो पैसा कहाँ से कमाते थे, वो लॉर्ड्स के अंदर में काम करते थे। अब क्या काम करते थे, या तो वो किसी अमीर के घर में काम करते थे, किसी की फील्ड में, किसी के घर में काम करते थे, या फिर किसी के अंडर में, जैसे नोबल्स के अंडर में एज अ आर्मी, सेना के रूप में काम करते थे। कहीं रोड या बिल्डिंग अगर कंस्ट्रक्ट हो रहा है तो उसमें वो काम करते थे। इस तरीके से काम कर करके ये अपना जीवन यापन कर रहे थे। अब काम करके जो इनको पैसा मिल रहा है, उसी पैसे को क्या करते थे भाई, एज अ टैक्स में भरते थे। फिर क्या करा है, चर्च टू एक्सट्रैक्ट इट्स शेयर ऑफ टैक्स कॉल्ड। अब देखिए इन्हों जो ये पैसा कमाते थे, एक तो धर्म के नाम पे भी पैसा इनको देना पड़ता था। चर्च जो है वो धर्म के नाम पे टैक्स लेता था, पैसा लेता था, जिसे हम टिथ बोलते थे, ठीक है।
पीजेंट से। और क्या जो मतलब कि ऑल मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट, जितने भी थर्ड उसके मेंबर हैं, ठीक है ना, थर्ड क्लास मेंबर, उनको सबको जो है टैक्स देना पड़ता था। एक तो आपको नोबल को देना है, राजा को देना है, मतलब नोबल को देना, नोबल के थ्रू वो राजा के पास जाएगा, प्लस आपको जो है क्या कहते हैं धर्म को भी, चर्च को भी टैक्स देना है। और टैक्स के मतलब कि चर्च के पास भी इतनी सारी ज़मीन थी, भी आगे आप पढ़ेंगे आपको पढ़ने को मिलेगा, इतनी ज़मीन थी, इतनी ज़मीन थी उनके पास, कुछ कहने को नहीं। अच्छा, और उनको डायरेक्ट टैक्स देना पड़ता था जो कि टेल नाम से जाना जाता था। The church to extract its shape of taxes called tithe from the peasants, and finally all members of the third estate had to pay taxes to the state. These include a direct tax called tithe and a number of indirect tax which were levied on articles of everyday कंजम्पशन लाइक सॉल्ट एंड टबैको। यहाँ तक कि अगर वो सॉल्ट एंड टबैको का कंजम्पशन कर रहे हैं तो उनको उस पर भी टैक्स देना है, किसको, थर्ड पार्टी को। द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेस वॉज बोर्न बाय द थर्ड स्टेट अलोन। ये जो पूरा प्रेशर था, बर्डन था टैक्स का, वो किस पे पड़ा था, सिर्फ और सिर्फ थर्ड लेबर पार्टी पर ही पड़ रहा था। अब जैसे देखिए यहाँ पर ये पिक्चर के थ्रू दे ट्राई टू गेट अस अंडरस्टैंड कि हाउ दिस ये जो नोबल मैन है किस तरीके से स्पाइडर, देखिए नोबल मैन है, यही टैक्स लेता है और यही टैक्स लेकर के किसको देता है, राजा को देता है। इसका काम होता है टैक्स कलेक्ट करना। ये देखो कुछ नहीं करा है, सिर्फ चुपचाप बैठा हुआ है। और देखिए ये किस तरीके से ये पुअर मैन है, ये अपना सब कुछ लेके आ गया, इसके पास अपना ग्रेन, fruit, money, salad, everything he brought in front of him, and what is taking the fat lord sits there। देखिए यहाँ पे ये बैठा हुआ है, ready to accept it's all, वो इसका सब कुछ एक्सेप्ट कर लेना चाहता है। इन स्पाइट ऑफ सीइंग हिम की हाउ हैगर्ड ही इज लुकिंग, कितना मरियल सा दिख रहा है, इवन इसको बिल्कुल भी इसके ऊपर दया नहीं आ रही है। फिर द मोर द डेविल हैज़ द मोर ही वांट। देखिए एक डेविल को आप चाहे जितना भी दे दो ना, उसकी कभी पूर्ति नहीं होती है। चलिए इसका नेक्स्ट जो हेडिंग है विल डिस्कस इन अ नेक्स्ट वीडियो। होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।